चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। भैया आ गए। कौन से भैया आ गए? गुड इवनिंग सर। गुड। आपका दिन कैसा रहा भैया? सर मेरा एक्चुअली आज एक कॉलेज गया हुआ था मैं आज। सेमिनार था मेरा एक कॉलेज में ना, 2 घंटे। हाँ, अनुराग कश्यप को मिले कि नहीं? नहीं सर, उसको अभी मिल नहीं पाया, बट डेफिनेटली सर जल्दी मिलेंगे उसको। मैं थोड़ा मजाक करता रहता हूँ, सीरियस मत लीजिए। नहीं नहीं सर, तभी तभी तो थोड़ा जान बनी रहेगी ऐसी मीटिंग्स में, वरना तो मीटिंग्स बोरिंग हो जाती हैं। नहीं, हमारे में एक मिनिस्टर भी है ना, धर्मेंद्र सर। यहाँ पे एक आपके स्टूडेंट का भी मिनिस्टर भी है। हाँ। और हमारे मैडम तो मारवाड़ी मैडम है, बिजनेस वूमन है, वो भी फिल्म स्टार रह चुके, तारा शर्मा। तारा मैम। हाँ, सब भी है। तो सब लोगों का अच्छा ग्रुप है, इसीलिए बोला थोड़ा बहुत मजाक करता था मैं। इस ग्रुप में धर्मेंद्र पता नहीं क्यों रिजाइन कर बोलते हो क्या? क्योंकि प्रोटेक्शन पे चल रहा था, वहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन चल रहा होगा। ग्रुप एकदम सही है, फिल्म स्टार मिनिस्टर सभी है उसका। नहीं, नाम से ही पता चल रहा होगा सही सबका। चलो, ठीक है। नहीं, बट एक बात मैं दिल से बोलना चाहूंगा पुनीत सर, सेशन शुरू होने से पहले। जब ये एक बार सभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, सबको इंडिकेटर पे हाथ लग जाएगा, सब लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम्म। सब लोग जब प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे, हम्म। भले ही कोई आपको पर्सनली थैंक यू बोल ना पाए, लेकिन हर कोई जब भी 1 रुपए भी प्रॉफिट कमाएगा ना, तो सबको ही आपको ही दुआ देगा भाई। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बोल दिया, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। ओके भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे, मैं दो तीन चीज़ें, जो दो तीन मुझे फॉलोअप आए हैं, ठीक है, लोगों से। और वो फॉलोअप ये हैं कि मुझे पर्सनली दो तीन लोगों ने ये बोला कि सर मीटिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, 2 घंटे लग जाते हैं मीटिंग को। मान लीजिए हम 10 बजे शुरू करते हैं, तो वो करते करते हमें 10:30 हो जाता है, 11:30 हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न मुझे 3 लोगों ने ये बताया है कि जब मैं कोई सेशन अटेंड कर रहा होता हूँ, या जब हम इन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, वो क्वेश्चंस के आंसर्स करते करते फिर मल्टीपल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो एक जो हमारा सेशन है ना, वो लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है कि हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है, ताकि उस पर हम लोग एकदम माइंडसेट मुझे फिक्स करना है, जो चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। हम बस ये देखेंगे कि इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, और अगर कोई एक आधा इंसान नया भी है तो उसको भी एग्जैक्टली समझ आ जाएगा ये इंडिकेटर्स कैसे यूज़ होता है, राइट। उसके बाद आज का मेरा प्लान है कि मेरे को दोबारा से रिक्वेस्ट आई थी 3-4 लोगों की कि एक बार सर कैंडल स्ट्रेंथ बता दो, कि कैंडल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितनी तरह की कैंडल्स, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्ट्रांग कैंडल है, कौन सी वीक कैंडल है। और लोग ये भी मेरे को एक 2-3 लोगों ने कहा कि हमारे पास ना यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पे जाऊँ मैं, तो ये तरह तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं मार्केट में, जैसे अबेंडेंट बेबी, डार्क क्लाउड, ठीक है, इवनिंग स्टार, ग्रेवस्टोन हैमर, हैंगिंग मैन, है ना। अलग अलग कैंडल का अलग अलग नाम है स्टॉक मार्केट में। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैंडल्स क्या है, ठीक है। तो मेरे पास इस पे भी आया कि सर ये जो टाइप्स ऑफ कैंडल होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, इनके बारे में भी बताओ, क्या ये सच में काम करती हैं कि सच में काम नहीं करती हैं, कि बस ऐसे ही इनको नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो मेरा पहला हम डिस्कस ये करेंगे, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी आप लोग नोटबुक रख सकते हो अपने पास, एक पेन रख सकते हो, जो भी मन में आपके डाउट्स आ रहा है, वो डाउट्स हम क्या करेंगे, पहले सेशन कंप्लीट करेंगे। सेशन कंप्लीट हमारा हो जाएगा 10 बजे तक, या 10:10 तक हमारे सेशन हो जाएंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद जिनको लीव करना होगा वो लीव कर सकते हैं, और जिनको थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे तो वो 10-15 मिनट हमारे टाइम स्पेंड करके वो क्वेश्चंस हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हमारा जो आज का टॉपिक साथ में ये रहेगा कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कि कौन सी कैंडल मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सी कैंडल अच्छी है, कौन सी कैंडल अच्छी नहीं है, और कौन सी बस ऐसे ही मार्केट में नाम दे दिया गया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। कोई भी डाउट होगा आप उसको डाउट को लिख लेना, ठीक है, और हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। ये जो से मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और उसके बाद दोबारा नया टॉपिक होगा और हम दोबारा क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल हमने देखा था कि हमारा जो इंडिकेटर है, हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों इंडिकेटर्स आप लोगों के आप अकाउंट में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं,
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं काम करेंगे। सिर्फ़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये तीनों इंडिकेटर्स काम करेंगे इफ़ेक्टिवली। इनको डिज़ाइन ही 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए किया गया है। ये जो मैं वर्जन लिखता हूँ ये बेसिकली तब होता है जब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए सेक्टर स्ट्रेंथ में अगर हमें आप लोगों के दोबारा फीडबैक्स आएंगे और उस फीडबैक से अगर मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट करनी पड़ी इस इंडिकेटर पे, तो उस इंडिकेटर को इंप्रूव करेंगे और तब यहाँ पे वर्जन 6 लिखा होगा और उसकी डेट होगी कि वो इंडिकेटर हमने कब अपडेट किया है। ठीक है, तो हमारा ये इंडिकेटर अपडेट हो चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा काम चल रहा है। फीडबैक से आए थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मल्टीपल बहुत सारी लाइंस हैं, है ना, तो चार्ट बहुत मेसी लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग हो रही है कि उन लाइंस को थोड़ा कम कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम रहने देंगे और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं हैं उनको उनको हटा देंगे और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस इंडिकेटर से, क्योंकि ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और रही बात हमारी क्लिक एंड कैंडल वर्जन 2 सेक्टर स्कैनर की, ये इंडिकेटर भी हम अपडेट हो रहा है इस पे, और इस पे एटलीस्ट मुझे और आप लोगों से कितना टाइम चाहिए, आज है 1 तारीख, और कम से कम नेक्स्ट फ्राइडे तक ये वाला इंडिकेटर और ये दोनों इंडिकेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका भी आपको एक अच्छा वर्जन, अपडेटेड वर्जन मिलेगा जो फास्ट चलेगा, जिसमें सिग्नल्स हमें पहले आएंगे। और इस इंडिकेटर में आपको एंट्री लेवल भी मिलेगा, एग्जिट लेवल भी मिलेगा और स्टॉप लॉस लेवल भी मिलेगा। और जब आपका प्राइस ऊपर जाता रहेगा तो आपको वो पॉइंट भी दिखेगा जहाँ पे आपको जैसे जैसे कहते हैं ना हम, स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता है, तो ट्रेल होता रहेगा तो वो पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। तो इस इंडिकेटर को उस लेवल पे डेवलप किया जा रहा है और जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके हम लेवल्स कम कर रहे हैं। तो ये वाले इंडिकेटर्स में भी हम डेवलपमेंट चल रहे हैं। साथ में हमारे एक और इंडिकेटर जो हम डेवलप कर रहे हैं वो है ओपन इंटरेस्ट का, उस पर भी बैक टेस्टिंग चल रही है। तो बेसिकली 4 इंडिकेटर्स का पैकेज हमारा रहेगा और 4 इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। सेक्टर स्ट्रेंथ अभी के लिए हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बन गया है इसमें। और इसमें हमारा जो अपडेट चल रहा है डेफिनेटली उस पर अपडेट करेंगे। और जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है ओपन इंटरेस्ट वाला, उस पे भी काम चल रहा है। तो और आपको आने वाले टाइम में विदिन 7 डेज़, है ना, 7 डेज़ तक मैं इनको इसको और इसको कंप्लीट कर दूंगा और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी हमारा बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो टारगेट यही है कि अगले हफ्ते तक हमें ये सारे चारों के चारों को पूरा पेयर बना के मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर देना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाला फिर कभी डिस्कस करेंगे जब आप लोगों में से कोई इंटरेस्ट दिखाएगा कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है और इसका बताओ कि ये इंडिकेटर क्या है, तो तब लॉन्ग टर्म भी हम डिस्कस करेंगे। अभी लॉन्ग टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू करते हैं। हमारी 3 इंडिकेटर्स हैं। जो सबसे पहला इंडिकेटर है जो हम मार्केट में हमेशा लगाते हैं वो सेक्टर स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर लगाते हैं। और जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, जो भी अगर कोई नया है, सिर्फ 10 मिनट का ये सेशन है, 10 मिनट में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस भी भेजी हैं अगर कोई नया आया हुआ है। ये इंडिकेटर कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या सेटिंग्स है, ऑलरेडी वीडियोस भेजी हुई हैं, आप एक बार देख लेना। इस इंडिकेटर को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके सामने चार्ट पे आ जाएगा। लेकिन अब आपको देखना है कि आप लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो कि टैब पे हो। सॉरी, लैपटॉप पे या कंप्यूटर, टैब या मोबाइल। तो आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे। है, 1 मिनट रुकना। सुंदरबा को कुछ पता नहीं होता भाई, वैसे कैमरा तो बंद है बट स्टिल। ठीक है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर की आप सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में आप अपना वर्जन चूज़ कर सकते हो। आपको डेस्कटॉप पे करना है काम, आपको टैबलेट पे करना है, टैब पे करना है, कि आपको मोबाइल पे करना है। आप इनमें से किसी भी चीज़ को क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जैसे अभी हम लैपटॉप पे हैं तो हम डेस्कटॉप पे रखेंगे। और अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे ये बिल्कुल साइड पे है, राइट, तो आपको अगर इसको यहाँ कॉर्नर पे करना है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, कहीं पे भी करना है, तो आप सेटिंग्स में जाके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि टॉप राइट जाना है, टॉप लेफ्ट जाना है, बॉटम राइट, बॉटम। तो आप किसी भी जिसको भी सिलेक्ट करोगे तो ये कॉर्नर्स पे लग जाएगा आपका। जैसे अभी के लिए अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो मैं इसको करता हूँ टॉप राइट पे और ओके कर देता हूँ, तो ये टेबल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना टेबल का अलाइनमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब बेसिकली इसको डिटेल में नहीं जाएंगे अब इसमें, ठीक है, क्योंकि उससे अब कोई लेना देना भी नहीं है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। आपको बेसिकली क्या देखना है, अगर मैं इसको 31 को रिप्लाई करूँ और रिप्लाई करके दिखाऊँ, ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है कभी भी इंडिकेटर में। ये जो हम आप इंडिकेटर अप्लाई करोगे, आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड है, राइट। अगर जैसे मैं आप पहली कैंडल बनाऊँ तो मार्केट की जैसे ही पहली कैंडल बनेगी आपको यहाँ से डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। ये हर 5 मिनट के बाद अपडेट होता रहेगा। तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन है। जैसे ये 2 कैंडल्स हो गई, 3 कैंडल्स मार्केट की बन गई,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ठीक है 3 कैंडल्स मार्केट की बन गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा बुलिश डिफेंस में हो रहा है, डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है और एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज़्यादा बेयरिश है। ठीक है, तो आप 1 से लेके 5 तक सारे सेक्टर्स पे नज़र रख सकते हो। अगर आपका व्यू ऊपर का है, आपको लगता है मार्केट का व्यू ऊपर है, और 17 से लेकर 21 तक आप नज़र रख सकते हो, आपको लगता है बेयरिश मोमेंटम है। अब क्या है, ऊपर एक निफ्टी का भी कॉलम दिया हुआ है, अगर निफ्टी रेड है ठीक है तो आपको सिर्फ नीचे वाले सेक्टर्स पे उस वक्त फोकस करना है। अगर निफ्टी में कोई कलर नहीं है, ना ग्रीन ना रेड, तो आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। अगर अगर निफ्टी ग्रीन है तो आपको सिर्फ ऊपर वाले सेक्टर्स पे फोकस करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपको 10 बजे तक देखना है कि कौन सा सेक्टर मोमेंटम है। अब जैसे यहाँ तक मैंने देख लिया, तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी, ये 10 यहाँ पे हमें बज चुके हैं मार्केट में 31। तो 31 तारीख जब 10 बज गए तो 10 बजे आपने क्या नोटिस किया कि डिफेंस सेक्टर पूरा ग्रीन है, मतलब इसमें अच्छी बाइंग हो रही है। फाइनेंस सेक्टर ग्रीन है तो इसमें अच्छी बाइंग हो रही है। मतलब हम पहले सेक्टर डिसाइड करते हैं, स्टॉक डिसाइड करने से पहले हमें सेक्टर देखना होता है। तो यहाँ पे डिफेंस ग्रीन है, फाइनेंस भी ग्रीन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ग्रीन हो रहा है। ठीक है, और रियलिटी पहले रेड था, मतलब पहले इस लेवल पे था कहीं 17 से 19, तो वो नीचे से ऊपर जंप हुआ है। अगर कोई नीचे से ऊपर गया तो मतलब उसमें ज़्यादा पावर है। मतलब आप खुद सोचो, कोई 19 नंबर से सीधा 3 नंबर पे आया तो मतलब उस पर कितना पैसा लगा होगा यहाँ से उसको ऊपर आने के लिए। ठीक है, तो आपको यही देखना है, अगर कोई रेड के बाद ग्रीन बन रहा है तो उस पर तो आपका मेन फोकस, ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आया है। ठीक है, तो अब आपकी नज़र में ऑलरेडी 4-5 सेक्टर आ गए हैं। अगर आप थोड़ा और देखो तो यहाँ पे देखो आईटी भी ऊपर आ गया है। मतलब यहाँ पे अगर आईटी 1 2 3 4 5 था, मतलब पहले ये बेरिश था, अभी बेरिश से बुलिश में आया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेक्टर रोटेशन में जो पैसा, हम सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं ना, कि कब पता नहीं चलता कि कब कहाँ पे पैसा लग रहा है, पहले कौन से सेक्टर में पैसा लग रहा था, अब कौन से सेक्टर में पैसा लग रहा है ना। तो हम ऐसे इन बार्स से आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले आईटी सेक्टर में पूरा नीचे पैसा लग रहा था मार्केट, लेकिन अब उसमें पैसा लगने लग गया है ऊपर की साइड। तो कोई ऐसा सेक्टर जो पहले रेड है उसके बाद ग्रीन बनना शुरू हो रहा है, तो वो तो आपकी नज़र में रहना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है ऊपर आने के लिए और उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन ग्रीन से भी ज़्यादा आपको हो सकता है मोमेंटम ऐसे सेक्टर में मिले जो पहले रेड था और बाद में ग्रीन हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ तक 10 बजे तक आपको सिर्फ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरी मार्केट नहीं देखनी है, आपको बस 9:50 10 10:30 तक जो भी आपको टाइम फिजिबल लगता है। मैं पर्सनली 9:50 10 तक देखता हूँ। तो अगर आपकी नज़र में ये सेक्टर्स आ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये वाले आ गए, और यहाँ पे मार्केट क्या है, साइडवेज हो गई है अब निफ्टी। पहले बेयरिश थी, अब मार्केट निफ्टी भी साइडवेज हो गई है। तो अब आपको सिंपल है, आपको सिर्फ इन्हीं सेक्टर पे फोकस करना है और अब आपको जाना ही नहीं है कहीं पे। इसके बाद मार्केट में जो मर्ज़ी हो जाए, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से सेक्टर्स को देखना है, और यहीं से आप डिसाइड करोगे कि कौन से सेक्टर्स को आपको देखना है। उसके बाद सिंपल सा है, आपके ये जो इंडिकेटर है आपको क्या करना है, दूसरा इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है, अगर आपको यहाँ पे 10 बजे के आसपास लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर सबसे ऊपर है, ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे और ऑटो की जगह आप डिफेंस लिख दोगे। यहाँ पे डिफेंस सेलेक्ट कर दोगे। कहाँ गया डिफेंस, कहाँ है, ये रहा डिफेंस, और डिफेंस करके ओके कर दोगे। ठीक है, इसका काम हो चुका है, इस इंडिकेटर का आपको ऑलरेडी काम हो चुका है, इसको आप हाइड कर दो। डिफेंस में आपको यहाँ पे आ जाएगा कि 10 बजे तक कौन से सेक्टर, मतलब 10 बजे से पहले पहले कौन से स्टॉक्स हैं डिफेंस के, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में। कोचिन शिप देखोगे, एच देखोगे, इनको आप लिख लोगे, वॉच लिस्ट में डाल लोगे। ठीक है, आपको मल्टीपल स्टॉक्स नहीं देखने, आपको 2 स्टॉक्स मिल गए हैं, कोचिन शिप और एच, इनको आपने ऐड कर लिया। उसके बाद डिफेंस के बाद हमारा कौन सा सेक्टर था, ठीक है, डिफेंस के बाद हमारा फाइनेंस था। तो आप क्या करोगे, दोबारा इस इंडिकेटर को ओपन करोगे और आप यहाँ से फाइनेंस सेलेक्ट कर लोगे। फाइनेंस सेलेक्ट करोगे, जो भी फाइनेंस के आपके सामने लिस्ट आएगी, ठीक है, आप उनको भी लिख लोगे। ठीक है, उनको लिख लोगे इन द सेंस उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। वॉच लिस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट होती है जहाँ पे हम सारे स्टॉक्स जो जो हमें दिखते हैं उनको वॉच करने, उसको देखने के लिए, पूरे दिन उनको ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनेंस देखा, फाइनेंस में दो स्टॉक्स मिल गए आपको, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो ऐसे करते करते जो भी सेक्टर हमारे यहाँ पे थे, राइट, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके आपने स्टॉक्स ऐड करोगे तो कम से कम आपको 5 सेक्टर के आपको 10 15 स्टॉक्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल प्रोसेस है, यहाँ तक हमने देख लिया कि सेक्टर कौन सा बूम कर रहा है, और हमने इसकी सेटिंग्स में जाके देख लिया कि उनके सेक्टर के कौन से स्टॉक्स बूम कर रहे हैं। आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। 10 15 जैसे ही आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट में उनको, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए मुझे 10 15 स्टॉक्स मिल गए, मानते हैं, ठीक है, कि ये 10 15 स्टॉक्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अब आपका सिंपल सा काम है, 10 15 में से भी आपको सारे स्टॉक्स को हटाना है,
कैसे हटाना है, जैसे बजाज फाइनेंस पे आप जाओगे और आप तीसरा इंडिकेटर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अब आपके 2 इंडिकेटर्स का काम ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे गेम खत्म हो चुकी है इन 2 इंडिकेटर्स की। आपको यहाँ पे जाना है और तीसरा इंडिकेटर लगाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आपको ये वेरीफाई करना है कि जितने भी स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए थे क्या कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल तो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर लेवल पे कोई भी लाइंस नहीं है, जैसे यहाँ पे नीचे बहुत लाइंस हैं, यहाँ पे ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, तो मतलब इस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एंट्री एग्जिट नहीं है, हम स्टॉक्स को सिर्फ छांट रहे हैं। मान लीजिए 15 स्टॉक्स है, तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है सारे स्टॉक्स को कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से वापस आ सकता है, यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आ सकता है। तो ऐसे ही आपको सारे स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसकी बात करें, अब ये ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कब करेंगे, जब हमें एक खाली स्पेस मिलेगी, ठीक है। ये अगर हमें खाली स्पेस मिलेगी तो हम इस पर ट्रेड करेंगे, वरना हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे जब हमें बहुत सारी लाइंस दिखेंगी। आने वाले टाइम में इन लाइंस को थोड़ा सा कम करेंगे, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम डेफिनेटली छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स जो लगेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको रिमूव कर देंगे लाइन से, इस इंडिकेटर से। तो ऐसे ही आपको, आपने छांट लिया एग्जांपल, आपने 15 में से आपको ऐसा लगा कि 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की ये बहुत सारी लाइंस हैं, तो आप ट्रेड नहीं करोगे उसमें। और अगर आपको उनमें से कोई 3-4 स्टॉक्स दिखते हैं जिनमें स्पेस है, मतलब खाली 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 जगह है ट्रेड करने के लिए, कुछ इस तरह की जगह है, लाइंस नहीं है, कुछ इस तरह की आपको जगह मिल रही है ट्रेड करने के लिए, तो वो स्टॉक आपका परफेक्ट है। एंट्री और एग्जिट के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पिवट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में इनबिल्ट है ये इंडिकेटर। आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे जाना है। और एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा हम कैंडल्स को प्ले कर लेते हैं कि हम एंट्री एग्जिट कहाँ पे प्लान करते हैं, ठीक है। इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। कोई भी पिवट ब्रेक करेगा, जैसे मान लीजिए R2 ब्रेक हुआ, ठीक है, उस लेवल पे हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए। कोई भी पिवट ब्रेक करेगा उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए, और उसके बाद जब ग्रीन बन रही होगी आप एंट्री करोगे। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये, ठीक है, पहले ग्रीन बनी फिर रेड बनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब एंट्री प्लान करोगे तो ग्रीन के बाद जो रेड बनी है, रेड का जो हाई है, ठीक है, आप उस हाई को मार्क कर सकते हो। जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप एंट्री कहीं प्लान करोगे। अगर बात करें बजाज फाइनेंस की एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो पहले ग्रीन बनी, R4 ब्रेक हुआ। आपको अगर लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, रिपीट कर रहा हूँ, अगर लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको एक रेड कैंडल के बनने का वेट करना है। ग्रीन कैंडल बनी, रेड बनी, ग्रीन और रेड के बाद अगली ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पे लाइन एक लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। मार्केट ऑर्डर नहीं लगाओगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे। जब प्राइस नीचे से ऊपर आएगा, आपका प्राइस टच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद आप इस ट्रेड में बैठ सकते हो। या तो प्राइस दोबारा अगर R4 के नीचे आए तो आप एग्जिट कर सकते हो, या एग्जिट करने का एक और तरीका है जो कि है हमारा EMA 10, ठीक है, इसको लगा देते हैं, मूविंग एवरेज 10, ठीक है, ये वाला है। अगर प्राइस इसको, इसकी सेटिंग्स में जाके, मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में जाके आप 10 कर सकते हो। अगर एंट्री के बाद प्राइस दोबारा नीचे आता है और ये में 10 के भी नीचे आता है तो भी आप एग्जिट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है जो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड जैसे आज सैटरडे संडे था, और तो कोई ऐसा इंसान जिसने इन चार्ट्स को प्रैक्टिस किया हो, इस इंडिकेटर्स को प्रैक्टिस किया हो, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ डाउट्स आए हो, तो मेरे को वो बताओ अभी, कोई है क्या। ऐसा मत बोलना कि यार प्रैक्टिस ही नहीं की, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लॉसेस ही जाएंगे। अब आपके पास 2 दिन थे, सैटरडे भी है, संडे भी है, कल संडे भी है, तो अब जब तक इन चार्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कल संडे है ना, तो कल संडे आप क्या कर सकते हो, मुझे एटलीस्ट 10-15 चार्ट्स के ना एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मार्क करके दे दो, और मैं आपको वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा ऑन द स्पॉट। आपको मैसेज आ जाएगा, मैं उसको एनालाइज करूँगा चार्ट्स को, और आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप इसको सच में अच्छे से मानते हो कि यार ठीक है, अगर मैं 10-15 चार्ट्स पे प्रैक्टिस करके मुझे पिक्चर्स भेज दोगे अगर आप, तो मैं उसको डेफिनेटली उनको एनालाइज करूँगा, और एनालाइज करने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि आपने कहाँ पे सही एंट्री कर रहे हो और कहाँ पे गलत एंट्री कर रहे हो, ठीक है। कूल, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है भैया। ठीक है, हाँ जी भैया। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए प्लीज़ प्लीज़। सुनील भैया, जी बोलना ये था कि जैसे आपने स्टॉक में से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो अपना इंडिकेटर से, जी। तो अगर हम प्रीमियम में स्टॉक में ऑप्शन में लेते हैं हम्म एंट्री, हम्म
तो वहां भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नहीं सर, पता है क्या, एक्चुअली ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर आपका बनता है ना, ये मैं बहुत पुराने डेटा से कैलकुलेट करता हूँ। मे भी हो सकता है कि ये पुराना 3 महीने का डेटा भी कैलकुलेट करके लाइंस बनाता हो, राइट। और ऑप्शंस के जो चार्ट होते हैं वो आपको पता है कि हर मंथली एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना, हाँ, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ऑप्शंस के चार्ट पे एक्यूरेटली काम बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब मेरा कोई भी जो मेरा ये है इंडिकेटर है, वो ऑप्शंस के चार्ट पे नहीं काम करेगा, क्योंकि वो पिछले, कभी कभी वो पिछले 50 डेज 60 डेज का भी डेटा ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करता है, राइट। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको जो नॉर्मल चार्ट्स हैं, नॉर्मल चार्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट पे वैलिड नहीं है। सर इसमें एक एरो वाला इंडिकेटर लगाया था। क्या कह रहे हैं? जो एरो वाला इंडिकेटर था ना, एरो शो करता है, जी जी। वो इंडिकेटर नहीं लगाया आज आपने? और वो इंडिकेटर क्या हुआ है, सॉरी? वो नहीं लगाया ना इसमें? नहीं, वो अभी मैंने नहीं लगाया। अगर मैं लगाऊं, ये देखिए ना, लग गया। ये एरो वाला इंडिकेटर है। तो बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो एरो वाला इंडिकेटर है ना, जब हमें एरो आता है किसी भी स्टॉक में, तो दैट मीन्स वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने की, वो पास हो चुकी है, राइट। तो इसके पीछे हम डिस्कस करते हैं, हम हर क्लास में कुछ ना कुछ पैरामीटर डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले से पिछले क्लास में हमने एडीआर डिस्कस किया था, कि इसके पीछे हमने एक एडीआर का फॉर्मूला भी लगाया हुआ है, राइट। हम वो भी कैलकुलेट करते हैं, और भी 10-15 पैरामीटर्स है, उसके बाद ये लेवल आता है। तो ये क्या करता है, ये वाला इंडिकेटर टोटली ओवरऑल 210 स्टॉक्स को स्कैन करता है और हमें वही स्टॉक्स पे लेबल देता है जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी पास हो गई है। एक स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे जो मेरा क्राइटेरिया है, जब वो पास हो जाता है तो ये लेबल आता है। अब ये लेबल आने के बाद हमने आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है और देखना है कि जगह है कि नहीं ट्रेड करने के लिए। अगर हमें लाइंस ना दिखें तो हम ट्रेड करेंगे, और अगर हमें लाइंस दिख रही हैं तो हम उस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है जी, कुल। क्या आप केन्स में एंट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, केन्स चार्ट पे? ठीक है, तो सर ये एक बार होंडा में दिखा दो ना सर। क्या दिखा दूँ सर? होंडा में हाँ, मैं अभी दिखा देता सपोर्ट हूँ, एंड रेजिस्टेंस। अभी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया और हम साथ में एक पिवट पॉइंट्स भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पिवट पॉइंट की एंट्री भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं थोड़ा 10 बजे तक ट्रेड प्लान करता हूँ। लेकिन अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है, आपको हो गए हैं 2-3 साल, और आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, तो आप थोड़ा जल्दी एंट्रीज प्लान कर सकते हो, 9:40 9:45 तक एंट्रीज प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी एक्सपीरियंस नहीं है आपको स्टॉक्स का, तो आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड्स प्लान करना है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो, तो देखो, अगर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो मतलब ये प्राइस फ्रीली ऊपर मूव कर सकता है, राइट। अब एंट्री और एग्जिट ऐसे नहीं होता कि अगर ये सपोर्ट के ऊपर चला गया तो हम एंट्री प्लान कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप पिवट्स लगा सकते हो। और देखो यहाँ पे R1 जो है, R1 पे पहले ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, फिर उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीन के बाद जो रेड कैंडल बनी है, और रेड के बाद जब ग्रीन कैंडल बन रही होगी ना, आपको तब ट्रेड प्लान करना है। तो जब ये रेड कैंडल आपकी क्लोज हो जाएगी, क्या रखेंगे इसका, 5 मिनट की 1 मिनट का एंट्री एग्जिट है? टाइम फ्रेम मैम हमेशा 5 मिनट ही रहेगा। 1 मिनट और, एंट्री एग्जिट का? हाँ, 1 मिनट पे बहुत नॉइज़ होता है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा से। वो उस केसेस में हम थोड़ा टाइम फ्रेम को स्विच कर सकते हैं 3 मिनट या 2 मिनट पे, जब हमें जैसे यहाँ लगातार ग्रीन कैंडल्स मिल रही है, तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल नहीं मिल रही, तो हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पे हम 3 मिनट तक स्विच कर सकते हो कोई रेड कैंडल ढूंढने के लिए। लेकिन मोस्टली प्रेफर यही रहेगा कि 5 मिनट पे आप ट्रेड्स करो। तो अब जैसे यहाँ पे ग्रीन बनी, R1 ब्रेक हुआ, ग्रीन के बाद रेड बनी, तो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर फिक्स करोगे एक। तो जब ये ग्रीन कैंडल, ये जब ग्रीन कैंडल यहाँ से बन रही होगी, आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ तक R2 तक इसको होल्ड करके रख सकते हो। और अगर प्राइस सेम यहाँ पे एंट्री के बाद अगर R1 के नीचे आ गया दोबारा, तो आप एग्जिट कर सकते हो। एक और तरीका है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, जो रेड कैंडल का नीचे वाला विक के नीचे, अगर आप यहाँ पे? अगर आप इंट्राडे कैश सेगमेंट में करते हो ना, फिर तो आप लगा सकते हो डेफिनेटली। जो आप करते हो, आप कैश सेगमेंट में करते हो ना, आप ऑप्शंस में नहीं करते हो, राइट। तो तब आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर कोई ऑप्शन में करता है ना, कॉल और पुट में खेलता है, ऑप्शंस जो रिस्की सेगमेंट है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक भी 4,000 रुपये का लॉस हो जाएगा एक झटके में, 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप कर सकते हो, आप थोड़े अपने स्टॉप लॉस में स्पेस दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शंस वाले हैं वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं ले सकते, यहाँ से यहाँ तक उनको लॉस हो जाएगा। तो
तो आपको क्या करना है, आप भी अगर थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना चाहते हो तो आप हमेशा EMA 10 को लगा के रखो, राइट। पिवट्स तो आपने लगा दिया, लेकिन EMA 10 लगा के रखो। तो आपको एंट्री भी तभी प्लान करनी है जब ये थोड़ा सा यहाँ तक, या इस कैंडल का हाफ कर सकते हो, है ना, इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक करोगे तो बहुत, अगर जो ऑप्शंस वाले हैं वो अगर इतना लंबा स्टॉप लॉस लेके जाएंगे फिर तो वो मर गए, 3-4 हज़ार रुपये का लॉस इंस्टेंटली है, ठीक है। तो हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेके चलना पड़ता है। अगर यहाँ पे एंट्री है तो अगर R1 के दोबारा R1 के नीचे आ गया तो हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें, ठीक है सर। केन्स अभी अभी सपोज योर अभी लिमिट ऑर्डर ऑफ ऑप्शंस पे रख रहे हो ना, सो अभी आप बताएगा इन स्टॉक चार्ट एंड ऑप्शन चार्ट में थोड़ा वेरिएशंस रहते हैं, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर विक टू विक सर, लिमिट प्राइस? विक टू विक सर। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ये जो कैंडल है 940, इसकी विक नीचे है, राइट। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जब हम इसका ऑप्शंस का चार्ट खोलेंगे तो ये ग्रीन वाली कैंडल का विक थोड़ा हाई हो और रेड वाली कैंडल का विक नीचे हो, ठीक है। बहुत बार होता है। तो मैं ग्रीन वाली कैंडल, इन दोनों में से जिस कैंडल का विक बड़ा है मैं उस कैंडल पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट करता हूँ, ओके, ठीक है जी। कूल। दोबारा बताना। मैम क्या होता है ना, ऑप्शंस का चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शंस का ना हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग चार्ट होता है, राइट। और ऑप्शंस में मान लीजिए ऑप्शंस का चार्ट अगर आप खोलते हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो चार्ट बन रहा है और ये जो चार्ट बन रहा है, राइट, ये दोनों जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल का हो सकता है विक बड़ा हो और ये वाली कैंडल का विक छोटा है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा जूम करें तो अभी ग्रीन कैंडल का विक यहाँ तक है, ये जो ऊपर वाला जो इसका डंडा है इसका यहाँ तक है, राइट। और रेड कैंडल वाली की जो विक है वो यहाँ तक है, इस लेवल तक है। तो ऑप्शंस के चार्ट में क्या होता है, ये जो कैंडल है इसका विक बड़ा हो सकता है और रेड वाली कैंडल का विक छोटा हो सकता है। तो मैं प्रेफर हमेशा वही करूँगा जब जिस कैंडल का विक बड़ा हो। मान लीजिए अगर ऑप्शंस की चार्ट में ग्रीन कैंडल का विक बड़ा हो तो मैं अपना यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करता है हमेशा स्पॉट चार्ट से, ठीक है। तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर में खेलना है। मार्केट ऑर्डर में जिस दिन आपने, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और अगर आप मार्केट ऑर्डर में अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको लगता है कि यहाँ पे कैंडल चल रही है, आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेट कर दिया, ठीक है, प्राइस ऊपर आ रहा है, तो नहीं होगा। आपको पहले ही पता नहीं, मेरा ना लिमिट ऑर्डर लगता ही नहीं, मैंने ट्राई भी किया था, पता नहीं मुझे कौन अलग अलग से कमांड्स देने लग जाता है। इंट्राडे में ना थोड़ा आप जब लिमिट ऑर्डर लगाओगे ना तो वो आपको मार्केट ऑर्डर पे पंच करेगा। इंट्राडे में मैंने भी देखा है, मैं भी जब लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ ना मेरा मार्केट ऑर्डर पे इंस्टेंटली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, यस यस है ना। यस। मेरे साथ भी होता है, मैं उसमें स्टडी करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। सर अपने को सारे टेक्नोलॉजी के लिए बट ऐसा हो रहा है सर। क्या कह रहे हैं ऑफर एंड बिग सर? मतलब मार्केट में लिमिट ऑर्डर नहीं पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा मैं भी है, ट्राई किया हूँ। हाँ। मतलब हाँ नहीं पड़ रहा है, मतलब वो जो ऑफर एंड बिड प्राइस का नीचे ऊपर कुछ होता है ना, जो अभी जो मान लो हम लोग 9 रुपए में एग्जिट करना चाहते हैं, एसएल उस पे लगा दिया, लेकिन वो ये 8.5 8.7 वैसा मतलब ले रहा है। हाँ। अगर एग्जैक्टली 9 रुपए पे एक्सेल लगा दिया तो भी वो 9 रुपए पे एग्जिट नहीं हो रहा है। नहीं देखिए ऑप्शन, मेरा भी वही है, काफी नीचे आके वो देता है। हाँ ऑप्शंस में तो हो रहा है बेसिकली, है ना। ऑप्शंस में तो लिमिट ऑर्डर जो एग्जिट करते हैं ना वहीं पे मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता, कुछ पे नहीं मिलता है। इंट्राडे उसमें तो नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, इस पर स्टडी करेंगे, एक बार स्टडी करके ना मैं दोबारा इस पे आएंगे, एक बार मैं पढ़ूंगा उसके बारे में आज कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इवन दो हम कोई स्टॉक लेते हुए भी है ना, तो जैसे मैंने 100 पे पंच किया, तो मुझे 100 पे नहीं मिलेगा, 150 पे मिलेगा या 101 पे मिलेगा। नहीं वो मैम पता है क्या होता है, उसको ना स्लिपेज कहते हैं। मतलब अब देखिए बेसिकली जैसे अभी अभी अगर आप इसी प्रोसेस पे अभी मेरे साथ अगर जब काम कर रहे हो ये इसमें ना, तो हम सिर्फ हाई मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ रहे हैं, उसमें वॉल्यूम है तो आपको कम रेट पे मिलेगा। मान लो अगर आपने 3722 पे ऑर्डर पंच किया ना तो आपको 3733 पे भी मिल जाएगा। लेकिन जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम ना हो, लिक्विडिटी ना हो, तो आपका ऑर्डर 3722 से वो 3750 तक पंच होगा, ठीक है। तो हमेशा वही स्टॉक्स हमें चूज़ करने होते हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत है और लिक्विडिटी बहुत है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स चूज़ कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, मतलब जिसमें लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है आज बाइंग और सेलिंग करने में, राइट, तो उसमें जब आप ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट यहाँ पे करोगे ना, ऑर्डर आपका यहाँ पे पंच होगा, ठीक है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का है। सिर्फ वॉल्यूम आप देखोगे कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट थोड़े छोटे से कम स्लिपेज पे होंगे, ठीक है।
ठीक है। सर बंदा को बताओ सर। 1 मिनट रुकिए, बंदा 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है अमन जी मैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। आपने कहा कि सारे सेक्टर देखने ज़रूरी हैं या 1-2 सेक्टर देखकर ट्रेड ले सकते हैं। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं सिर्फ 10 बजे तक 5 सेक्टर देखता हूँ और उन 5 सेक्टर में मुझे 14-15 स्टॉक्स दिखते हैं और उसके बाद मैं पूरे दिन कोई भी सेक्टर नहीं देखता हूँ। मैं एक स्टॉक पकड़ लेता हूँ, उनमें से 15 में से मेरे को 210 स्टॉक्स नहीं देखने, मेरे को 15 में से कोई एक स्टॉक चूज़ करना है, मैं चूज़ करता हूँ, एंट्री एग्जिट करके निकल जाता हूँ, सिंपल। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि 2 सेक्टर देखकर, आप सिर्फ 2 सेक्टर भी अगर देख लेते हो ना 10 बजे तक कौन से बूम कर रहे हैं, तो आपको 2 सेक्टर में 5 स्टॉक्स मिलेंगे, उन 5 स्टॉक्स में से आपको एक चूज़ करना है और मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा ये। ठीक है जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? भैया मेरा डाउट था बताइए सर। जी भाई, आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो कि लिमिटेड ऑर्डर जल्दी से फास्ट लिमिट ऑर्डर? नहीं सर, थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो कि आपका लिमिट ऑर्डर फास्ट एग्जीक्यूट हो? नहीं नहीं सर, ब्रोकर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि कौन आपका मेरा ऑर्डर कौन सा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, नहीं। वो डिपेंड करता है टोटली वॉल्यूम पे और लिक्विडिटी पे। ठीक है, तो अगर मान लो सिंपल सिंपल सा मतलब है सर, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा तो आप 10 रुपये पे ख़रीदना चाहते हो उसको, ठीक है। लेकिन आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो सामने वाला उसको 10 रुपये पे नहीं बेचना चाहता है। मान लो आप कोई शेयर खरीदोगे तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। मार्केट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक दूसरे से हम आपस में एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर मुझे 10 शेयर्स खरीदने हैं तो सामने वाले को 10 शेयर्स मुझे खरीदने हैं तो सामने वाले को बेचने हैं। ठीक है, तो मैं 10 रुपये पे ख़रीदना चाहता हूँ शेयर को, लेकिन सामने वाला ना बेचना ही नहीं चाहता 10 पे, वो 11 रुपये पे बेचना चाहता है। तो जब आप 10 रुपये पे अपना खरीदने का ऑर्डर डालोगे ना, तो उसने 11 रुपये पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उसको 11 रुपये पे बेचना है। तो आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा ना वो 11 रुपये पे होगा। ठीक है, हाँ। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि सिंपल सी गेम है, अगर मेरे को कोई शेयर्स खरीदने हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। तो अगर मैं खरीदने वाला हूँ और सामने बेचने वाला है, तो मैंने कहा कि मुझे 10 रुपये पे खरीदना है, लेकिन सामने वाला कह रहा है उसको 12 रुपये पे बेचना है, तो अब 2 रुपये का डिफरेंस है। तो ब्रोकिंग एप्लीकेशन क्या करती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढती है। तो डिफरेंस उनको 11 रुपये पे मिलता है और आपका ऑर्डर 11 रुपये पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे तारा मैम आप हो क्या? यस। ठीक है, अब सोचो कि आपने एक ऑर्डर, आपने ना, आपका एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और आपने 4,000 पे आके आपको ना, आपने 4,000 पे आपका टारगेट है। ठीक है, अब आपका 4,000 पे आपका ना टारगेट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जब सेल करना है, ठीक है, जब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो आप क्या चाहते हो कि आपका ऑर्डर 4,000 पे ही कटे। ठीक है, हम एक एक स्टॉक की बात करें, एक शेयर की, है ना। आपने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपका यहाँ पे ऑर्डर कट गया, तो मान लो आप 4,000 पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपना ऑर्डर। अब सामने वाला जो खरीदने में इंटरेस्टेड है वो 4,000 पे खरीदने, क्योंकि जब आप अपना शेयर बेचोगे तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, लेकिन सामने वाला खरीदने में इंटरेस्टेड इस लेवल पे है 3976 पे। तो जब आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करोगे ना, ठीक है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो बायर बैठा है ना, जो खरीदना चाहता है, वो उसने ऑलरेडी अपना लिमिट ऑर्डर 3976 पे लगाया हुआ है। जैसे मैं लगाता हूँ ना अपना लिमिट ऑर्डर, तो किसी ने अपना ऑर्डर 3976 पे लगाया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे ना, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं है। खरीदने वाला कहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे बेचना है, यहाँ खरीदने वाला बैठा हुआ है 3976 पे, तो आपका ऑर्डर सीधा 3976 पे आके कटेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। लिमिट ऑर्डर तभी सेट करते हैं, लिमिट ऑर्डर से ही डिसाइड होता है कि कहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है किस प्राइस पे खरीदने के लिए हमेशा। कूल। और इंडिकेटर को अपडेट कैसे करें? क्या कह रहे हैं सर? सर इंडिकेटर अपडेट का मैसेज आया, तो वो कैसे करें इंडिकेटर को अपडेट? वो सर यहाँ पे साइड पे ना, जैसे आप ये इंडिकेटर लगाओगे, आप ना सिंपल क्या करो, ट्रेडिंग व्यू को बंद कर देना और दोबारा ओपन कर लेना, दोबारा सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई करोगे तो लग जाएगा आपके इंडिकेटर, सिंपल। ठीक है, और अगर नहीं भी लगा तो यहाँ पे इंडिकेटर के साइड पे गोल गोल एरो सा आ रहा होगा, आप उस एरो पे क्लिक कर दोगे, अपडेट हो जाएगा आपका इंडिकेटर। सर उससे तो किया हूँ लेकिन नहीं हो रहा वो। आप एक बार रीसेट कर लेना, हो जाएगा आपका ऑर्डर, और नहीं होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपका सोल्यूशन निकाल दूंगा इस चीज़ का। ठीक है, तो मुझे बताइए। जैसे अगर आपने आज का सेक्टर वो 31 जुलाई का, अगर आप सेक्टर स्कैनर डालोगे तो उसमें निफ्टी बेरिश दिखा रहा था, राइट? और
अपन ने बेरिश सेक्टर को क्यों नहीं चूज किया, बेरिश सेक्टर के स्टॉक्स क्यों नहीं चूज किए अपन ने? सर इसका ना इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने हमेशा ना ये भी नोटिस किया है, जब आप निफ्टी का चार्ट लगाते हो ना, तो वो तो आपको कैंडल बाय कैंडल दिखा रहा है कि कैंडल में क्या मूवमेंट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से एक चीज़ नोटिस करोगे ना इस जगह पे, तो हमारा हमेशा से रूल ये रहा है कि हम ये देखते हैं कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। तो आप यहाँ से देखोगे, सबसे पहले ना निफ्टी को डायरेक्शन अगर आप देखो तो पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हो, इस लेवल से अगर आप शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि निफ्टी की डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपवर्ड है। यहाँ तक निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर की साइड ही है इस लेवल तक। तो वो प्राइस जब नीचे भी आ रहा है तो हम इसको यही ट्रीट करते हैं कि अभी भी निफ्टी की डायरेक्शन ऊपर ही है। ये कहीं ना कहीं जाके जब प्राइस, और हम एक और तरीका होता है निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज करने का, जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, हम क्या करते हैं उसका हाई और लो मार्क कर देते हैं कुछ इस लेवल पे। तो जब तक इस जोन के अंदर है हम उसको बोलते हैं कि ये साइडवेज है, और जब इसके नीचे आता है तो हम इसको बोलते हैं बेरिश है। लेकिन निफ्टी बेरिश इसलिए हुई और वो सिर्फ 2 कैंडल्स के लिए हुई थी जब वो यहाँ पे आई, राइट। लेकिन हम अपना जो सेक्टर देखते हैं वो थोड़ा 945 950 के आसपास देखते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हम मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं हमेशा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप देखोगे, अब निफ्टी का चार्ट आपको साथ में लगा के रखना है। मतलब आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के डायरेक्शंस को साथ साथ में एनालाइज करना। यहाँ पे आपको 940 तक दिख जाता है कि निफ्टी वापस अपने जोन में आ गया और यहाँ इसी जोन में घूम रहा है और प्राइस अभी साइडवेज ही है। तो अगर प्राइस साइडवेज है तो आप कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो। अगर प्राइस इस जोन से, जो हमारी पहली कैंडल है, इस जोन से अगर ऊपर को चलना शुरू हो जाए तो आप मानो कि बुलिशनेस आ गई है, और अगर इस जोन से नीचे आना शुरू हो जाए तो आप मान लो कि बेयरिशनेस आ गई है, ठीक है जी। तो ऐसे आप निफ्टी की डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ब्रॉड मार्केट की डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, फिर हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। पुनीत सर, हाँ एक बस मेरी क्वेरी है कि जैसे हमने अगर बेरिश वाला सिलेक्ट कर लिया कोई स्टॉक, हाँ तो उसमें शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं? मतलब मैंने कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा आप उसका भी आइडिया दोगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के लिए, तारा मैम आप हो गया, हेलो, तारा मैम आप हो क्या है, क्योंकि आपको भी शॉर्ट सेलिंग सीखनी थी, मैं इसलिए कह रहा था, ठीक है। सर कोई स्टॉक बताइए, जसप्रीत सर। अभी जैसे ना अदानी ग्रीन है, वो शायद गिर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अदानी ग्रीन पे जाता हूँ और मुझे ना यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ना सर, हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी, क्या कहते हैं, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है जी, ठीक है, हम ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने ना बाय और सेल आता है, 2 कॉलम आते होंगे हमेशा, राइट। अब देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो हम लोग ना कंफ्यूज कहाँ होते हैं मार्केट में। उनको लगता है कि बाय के बाद, बाय जो आपने बाय किया, बाय के बाद जब आपको एग्जिट करना है तो आप सेल बटन दबा दोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बाय के बाद एग्जिट करना का होता है और सेल के बाद भी एग्जिट करना होता है। आप सेल पे तब क्लिक करते हो जब आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, और आप बाय पे तब क्लिक करते हो जब आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके बाद आप एग्जिट का बटन एक आता है, आपको एग्जिट का बटन दबाना है, सिंपल। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको ऑर्डर फिक्स करना है। अब आपको लगता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो और अभी हम लाइव मार्केट में, आपको यहाँ से नीचे लेके जाना है प्राइस को, ठीक है। आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है जी। जैसे ही आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है इंट्राडे, ठीक है, INT, और एक आता है डिलीवरी, ठीक है जी। 1 मिनट में, ठीक है जी। एक आता है डिलीवरी, एक आता है इंट्राडे। जो इंट्राडे होता है बेसिकली 5x लेवरेज मिलती है हमें इसमें। 5x लेवरेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये, इसका प्राइस अभी 1378 चल रहा है ना, अदानी का, लेकिन आपको इसका एक शेयर कितने का मिलेगा आज के टाइम पे, सिर्फ 278 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है, हमें 5x लेवरेज मिलता है, जो 1378 का रुपीज़ है, वो शेयर आपको सिर्फ कितने का मिलेगा, 278। बस में इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको इंट्राडे में जो पोजीशन है ना, वो आपको सेम डे एग्जिट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करते हो तो ये आपका लॉन्ग टर्म है,
तो आप इसको पूरी ज़िंदगी भर होल्ड करके रख सकते हो एक बार आपने ख़रीद लिया तो। लेकिन इंट्राडे जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको सेम डे एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी चूज़ करोगे, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1378 है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी चूज़ कर ली, मान लो आपने 100 क्वांटिटी ले ली, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी का लिए तो उसने आपको बता दिया कि आपको 27,000 रुपये लगेगा आपका। अगर आप 100 क्वांटिटी, अगर आप लॉन्ग टर्म में 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपका कितना पैसा लगेगा, मतलब अराउंड 1378 इंटू 100 करोगे तो 1,38,000 लग जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आपको 100 शेयर सिर्फ 27,000 के पड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी गेम, इसमें प्रॉफिट की गेम बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। अब जितने पॉइंट्स ये नीचे गिरेगा ना उतना पॉइंट्स आपको प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए प्राइस 1378 है और एक मिनट, तो मान लीजिए अभी प्राइस 1378 है और प्राइस 1378 से नीचे चला गया, यहाँ तक आ गया 1360 तक, ठीक है जी। तो 1368 से 1360 कितना होता है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है ना। तो 18 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और आपके पास क्वांटिटी कितनी है ना। तो आपको 100 क्वांटिटी इंटू जितना पॉइंट से नीचे गिरा, क्योंकि आपने सेल किया, सेल का मतलब है आपको ये लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, आपने इस पर बेट किया एक तरह से कि हाँ प्राइस नीचे जाएगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ से आप रिवर्स हो गया, यहाँ पे आपने जो ऑर्डर पंच किया ना, आपने 18 पॉइंट्स का यहाँ तक प्राइस गया और आपके पास क्वांटिटी 100 थी, प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया तो आपको सीधा 1800 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर को जाने लग गया, क्योंकि आपने सेल दबाया हुआ है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लग गया तो जितना पॉइंट ये ऊपर जा रहा है उतना आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये सिंपल है कहानी इंट्राडे की, यही होती है। प्राइस नीचे जा रहा है तो आपका जितना ये नीचे जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है, उतना आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी वर्क करेगी अगर लेट्स से मेरे पास अदानी के ऑलरेडी शेयर नहीं पड़े हुए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर आपके साथ डिलीवरी अगर आपने खरीद रखा है तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो चलता रहेगा, मतलब वो सेपरेट है। वो अगर मैं सेल का बटन क्लिक करके लेट्स से जैसे मेरे पास पोर्टफोलियो में अगर 10 शेयर है तो मैं सेल का अगर यहाँ बटन क्लिक करके 10 की क्वांटिटी इंट्राडे में अभी करता हूँ और बाद में जब उसको एग्जिट करने के समय मतलब मैं बेसिकली उसको बाय करके वापस दे रहा हूँ, राइट। हाँ ठीक है। तो हम हमें इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसी को बाय करके दे रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वो लोगों को कंफ्यूज करता है कि आप पहले आप बेचोगे बाद में बाय करोगे ना, भूल जाओ वो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वो आपको टोटली कंफ्यूज करेगा। सिंपल मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ना अभी 10 शेयर्स पड़े हैं अदानी के, आपको उनको छूना ही नहीं, उनको टच ही नहीं करना है आपको, वो आपका अलग चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म है। आपने क्या किया, अदानी ग्रीन का एक चार्ट ओपन किया, ठीक है। वहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो आप सेल पे क्लिक करोगे, सेल पे आपको पूछेगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है या इंट्राडे के लिए ख़रीदना है, ठीक है जी। तो आपको ये बोलेगा, सिंपल सा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप नीचे के लिए तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते ना। लॉन्ग टर्म तो हम क्यों करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी नीचे का ऑर्डर प्लेस करता ही नहीं है और ऑप्शन ही नहीं होता है करने का, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए कौन चाहेगा कि लॉन्ग टर्म में मैंने शेयर्स खरीद रखे, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक नीचे गिरेगा, ऐसा कोई भी नहीं होता है और ऐसा मार्केट अलाउ भी नहीं करती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तो डिलीवरी आपको बताएगा नहीं जब आप, लेकिन इंट्राडे पे क्लिक करोगे, सिंपल ये है। ठीक है तो भैया, हाँ जी हेलो, बोलिए सर बोलिए। जैसे हम सेल कर दिए, हाँ तो उसके बाद पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना होगा। सर देखिए, अगर मान लीजिए अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, एग्जांपल दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल आपने 1378 प्राइस चाइस है, आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नहीं, ये जो इंट्राडे हम करते हैं ना ये वाला, ये ऑप्शंस से सेफर है, ठीक है जी। ऑप्शंस से बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आप अभी नए हो ट्रेडिंग में तो आप इंट्राडे करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ है। ऑप्शंस में करोगे तो आपको बहुत झटके से लॉस होगा, लेकिन इंट्राडे अगर आप क्लिक करते हो तो आसान है, सेफ बचा रहेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। अब आपको अपना कैपिटल देखना है कि आपके पास कैपिटल कितना है। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये पड़ा है कैपिटल, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे। मान लो आपने 150 क्वांटिटी डाली, ठीक है। तो 150 क्वांटिटी में, ठीक है, तो 150 क्वांटिटी आपने डाली, उसमें कह रहा है कि 41,000 चाहिए, मतलब आप अभी नहीं खरीद सकते। जब आपने 100 क्वांटिटी खरीदी तो 100 क्वांटिटी में आपको बोल रहा है अभी भी 27,000 है, लेकिन आपका कैपिटल है 20,000। अब आप 80 डालोगे तो 80 में 22,000 रुपये लग रहे हैं, अभी भी नहीं। अब आप 60 करोगे, 70 कर दो, तो 70 जब आपने क्वांटिटी खरीदी तो आपको 19,000 लग रहा है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही 20,000 पड़ा है। अब यहाँ पे आपके पास कैपिटल कितना है, सॉरी क्वांटिटी कितनी है, 70, ठीक है जी। 70 आपके पास क्वांटिटी है और प्राइस जब
जब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा ना, जितना पॉइंट्स, क्योंकि आपने सेल पे क्लिक किया है, सेल का मतलब ये है कि प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए इस लेवल से प्राइस यहाँ तक चला गया और यहाँ पे 26 पॉइंट्स मूव किया है नीचे की साइड, ठीक है। तो आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, 70, ठीक है जी, 70, और कितने पॉइंट्स मूव किया है यहाँ से यहाँ तक, 26 पॉइंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सीधा 26 इंटू 70, ठीक है। तो 1820 पॉइंट्स, तो 1820 आपका प्रॉफिट होगा। अब अगर ये आपकी मर्जी है कि आप इसको यहाँ पे काट दो, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे जब मर्जी काट दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हो तो 315 पे आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर कट जाएगा, ठीक है। जो आप स्क्वायर एफ की बात कर रहे हो ना, 315 पे ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कट जाएगा। कोई भी ब्रोकिंग एप्लीकेशन है वो इंट्राडे पोजीशन को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड। चेंज हुआ है वो क्या था? क्या कह रहे हैं? टाइमिंग भी चेंज हुआ है कल? नहीं सर, अभी मैंने वो पढ़ी नहीं होगी न्यूज़, अगर कुछ हुआ है तो मैंने अभी नहीं पढ़ी हो। थर्ड से 3:15 का टाइमिंग है क्लोजिंग। मार्केट किसी को पता है क्या? यस, 3 अगस्त से 3:15 पे क्लोजिंग है, चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने तो अभी उस न्यूज़ को नहीं पढ़ा है, मतलब पहले भी ऐसा टाइम आया था कि 340 तक जाएगा, लेकिन वो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। तो जब तक, ठीक है, क्लियर है सर, ये ऑर्डर क्लियर है आपका, नीचे के ऑर्डर प्लेस करना जैसे करते हैं हम, जसप्रीत सर, ठीक है जी, कूल। अब देखिए इसमें दो चीज़ें और होती हैं जब आपको अपना ऑर्डर सेट करना है ना, जैसे आपने यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेट स्टॉप लॉस और टारगेट भी लिखा हुआ है। तो अब जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको बताता है कि आपको कितने % का स्टॉप लॉस है और कितना % टारगेट चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1390, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लिख दूंगा 1390, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। उसके बाद मेरा टारगेट मान लीजिए मुझे यहाँ तक चाहिए 1358 तक, तो मैं अपना यहाँ पे टारगेट भी डाल दूंगा 1358, ठीक है। अब मैंने दो चीज़ें डाल दी हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज भी बता रहा है कि आपको, जैसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करते हैं ना, तो आपको 1:1 पे भी अगर आपको मेंटेन करना है तो ये चल रहा है आपका 1:1 से भी कम चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये टारगेट लगा के सीधा प्लेस ऑर्डर करोगे ना, तो प्राइस अगर नीचे आएगा तो आपका टारगेट हिट होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी ऑलरेडी सेट कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बड़ा टारगेट अचीव करना है हमने, ठीक है। बराबर इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं लगाने, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे बस यही चीज़ है, बाकी वो स्टॉप लॉस तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए इस वक्त मान लो आप ऑर्डर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आपने यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं किया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन अब कौन से, एक बार म्यूट करना प्लीज़, थोड़ा शोर आ रहा है पीछे से, थैंक यू। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और अब अभी आपने स्टॉप लॉस और टारगेट अभी नहीं लगाया, आपको बाद में लगाना है। तो आप क्या करोगे, सेम ऑर्डर पे आप, जैसे ही आपका यहाँ पे ऑर्डर चल रहा होगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना आपके पास लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ना, फ़ोन से भी कहीं से भी आपको स्टॉप लॉस पे जाना है और जो भी आपका रनिंग पोजीशन चल रही होगी, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आधी क्वांटिटी पहले सेल कर सकते हो, मतलब एग्जिट कर सकते हो, आधी क्वांटिटी बाद में भी एग्जिट कर सकते हो। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो एड्स ट्रेलिंग एसएल करके। ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये सिर्फ आप लाइव मार्केट में ही सीख पाएंगे, अभी हम इसको नहीं कर सकते एग्जीक्यूट, क्योंकि मार्केट रनिंग नहीं है, ऑर्डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपकी 70 क्वांटिटी है और आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से, एक मिनट कहाँ गया, आपको लगता है प्राइस यहाँ से मेरा इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो जो भी इसकी स्टॉप लॉस की वैल्यू है ना 1388, अब यहाँ पे 1388 लिख दोगे, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है सिंपल, कि यहाँ पे अभी ये आ रहा है क्योंकि हमने कोई ऑर्डर नहीं लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बता देगा कि आपको किस पे ऑर्डर लगाना है, आप ऑर्डर फिक्स करके अपना प्लेस सेल ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले लगा लो ऑर्डर लगाते वक्त, या आप बाद में लगा सकते हो इस लेवल पे आके, ठीक है। क्लियर है? ठीक है जी, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा ये, ठीक है। और किसी का सवाल, फिर हम कैंडल स्ट्रेंथ पढ़ते हैं एक बार। हाँ सर, वो मैं पता है नहीं एंट्री बनता कि नहीं बनता, क्योंकि मैंने लास्ट फ्राइडे कहाँ पे सर? ट्राई किया था, उसमें कास्ट का कौन से में सर? होंडा पे हुंडई में? होंडा
यही है ना सर? हाँ वही सर। इसमें एंट्री सर मैं तो बिल्कुल नहीं करता। पीछे का रीज़न क्या है, मैंने क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था कि कोई स्टॉक अगर इतना गैप अप दे दे पहले स्टार्टिंग मार्केट में 6% का, ठीक है, तो उन स्टॉक्स में फिर बाद में मूवमेंट कम आती है। तो पहला तो हमें यहीं पे एक नेगेटिव फ्लैग मिल गया था, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा और चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना इंडिकेटर लगाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने इंडिकेटर लगाया, नीचे सारे सपोर्ट लेवल है, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि प्राइस इजीली मूव कर सकता है। अब हम पिवट्स पे जाएंगे, ठीक है, एंट्री एग्जिट के लिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर हमने लगाया। अब हम जब एंट्री प्लान करेंगे तो हम इस जगह प्लान करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 10 बजे तक प्राइस यहाँ से वापस आया है, ठीक है। तो हम जब अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे R5 के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी, रेड के बाद जो ग्रीन बनी, यहाँ पे आपका ऑर्डर पंच होता है इस लेवल पे, ठीक है। बट आप ये देखो थोड़ा ऊपर से हमको ऊपर में एंटर किया था, जो रेड कैंडल दिखता है ना सर उसका ऊपर। यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। फर्स्ट रेड है ना सर, ये वाला ना, आपको। हाँ नहीं सर, उसका पीछे वाला। ये हाँ उसका। हाँ जो जो मार्क किए है उसी के वीक पे है ना। हाँ तो वीक के ऊपर। बिल्कुल सही एंट्री थी सर, लेकिन ना अब बस आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जब आप एंट्री ले रहे हो ना तब प्राइस कितना मूव कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ से अगर आप चेक करो, देखो देखो सर, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे स्टॉक्स में हैं, हम इसके अगर ऐसे स्टॉक्स अगर 2-3% भी 5% भी भागते हैं ना तो हमें लगता है बहुत भाग गए हैं। तो आपका एंट्री लेते वक्त ये 7% भाग चुका है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमने टोटली अवॉइड करना है जिसमें ऑलरेडी इतना मूवमेंट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इतना मूवमेंट आने के बाद बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट टू फर्स्ट में निकल गया सर, इसलिए बहुत बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया किया, जनता की ठीक है। और नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, चलो फिर कैंडल स्ट्रेंथ पढ़ लेंगे थोड़ा सा। हाँ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, एक बार कैंडल स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैंडल को पढ़ना सिखाता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। थोड़ी आज हम ड्राइंग भी बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, हम ना थोड़ा सा मैं ड्राइंग में पक्का नहीं हूँ लेकिन हम बना लेंगे फिर भी, ठीक है। अब सिंपल देखो, मार्केट में ना दो तरह की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। और एक आपकी ना रेड कैंडल होती है। दो तरह की कैंडल्स होती हैं मार्केट में, ठीक है। एक ऐसी कैंडल होती है और एक इस तरह की कैंडल होती है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रेड। अरे यार अब मैं कैसे करूँ इसको, एक्चुअली ये ना वो चल रहा है मेरा इस यहाँ पे ना एक मीटिंग का बटन चल रहा है तो मैं इसको मूव नहीं कर पाता एक तो। चलो एनीवेज, ठीक है, इसको अगर ये रेड हो सका, अरे नहीं होगा, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं ना। कैंडल सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट आ रहा है ना, उस पे जाइए। नहीं नहीं सर, वो तो मैं कर लूँगा। यहाँ पे ना एक्चुअली आप लोग को विजिबल नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, यहाँ पे एक ना इस लेवल पे एक बटन आ रहा है, तो मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो कैंडल चल रहा है ना उसी को पतला कर दीजिए। नहीं नहीं, पतला नहीं करना सर, मुझे इसको इसी को पतला कर दीजिए। अरे मुझे लाल करना है इसको ठीक है, लाल करना है क्या? अच्छा, इसको रेड करके, अच्छा हाँ अब यहाँ पे फिल है, हाँ ऊपर कूल में कूल, चलो ठीक है। तो मार्केट में ना दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है, हमें सब पता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कैंडल बेसिकली क्या कहती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इंसर्ट पे जाऊँ, और एक हम इसमें ना एक डंडा भी बना देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक डंडा भी बना देते हैं। आज हम वो खेल रहे हैं, स्कूल में करते थे ना, नर्सरी LKG में खेलते थे हम लोग, ठीक है। तो इसका कलर भी हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम, हाँ अरे यार ये पीछे नहीं जाएगा, कैसे करूँ यार, एक मिनट, ठीक है। इसको ना, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है।